ये 24 साल की लड़की अपनी माँ की कातिल। हाँ तो दोस्तों, एक सीसीटीवी फुटेज वायरल होता है। एक रोड किनारे ब्लैक कलर की साड़ी में लेडीज चलती रहती है और पीछे से 100-120 की स्पीड में व्हाइट कलर की स्कॉर्पियो आती है और वो उनको ठोक देती है और उड़ा देती है और करीब वो 100 फीट ऊपर उड़ती है और जब वो नीचे गिरती है तो उनकी दर्दनाक मौत हो जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी को जानने के लिए आप लोग हमारे साथ बने रहिए आज के हमारे एपिसोड क्राइम अलर्ट में। यकीनन आप जब इस कहानी को सुनेंगे और जानेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो मैं आपका दोस्त नुमान आरबी स्वागत करता हूं आप सभी का और उम्मीद करता हूं कि आप और आपका परिवार अच्छा होगा, खुश होगा और सुरक्षित होगा। तो बगैर देरी करे दोस्तों, जानते हैं इस कहानी के बारे में, इस केस के बारे में। दोस्तों, ये कहानी है राजस्थान के जयपुर की प्रताप नगर थाना रविंद्र नगर में। यहाँ पर एक परिवार रहा करता था और उस परिवार में 4 मेंबर रहते, 4 लोग रहते। और जो परिवार का मुखिया था उसका नाम है विजय कुमार शर्मा और उनकी पत्नी नीरज शर्मा और उनकी एक बेटी आयुषी शर्मा और उनका एक बेटा रहता है जो मानसिक रूप से बीमार अस्वस्थ रहता है। और दोस्तों, जो विजय कुमार रहते वो वहीं पर जयपुर में, जयपुर के हाई कोर्ट में क्लर्क की ड्यूटी पर उपस्थित रहते। एलडीसी, लोअर डिवीजन क्लर्क, इस नौकरी पे वो इस नौकरी पे रहते। अब दोस्तों, हमें इस कहानी को पूरी अच्छे से जानने के लिए थोड़ा सा पीछे, यानी कि 1 से 1.5 साल पीछे हमें जाना पड़ेगा। तो होता यूं है कि 1 से 1.5 साल पहले जो विजय शर्मा रहते उनकी किसी कारण से अचानक मौत हो जाती है। जिस वक्त विजय शर्मा की मौत होती है उस वक्त आयुषी जो रहती है वो 22 से 23 साल के बीच में रहती है और वो उस समय 12th भी क्लियर कर चुकी होती है, 12वीं भी पास कर चुकी होती है। अब उनकी मौत हो जाती है, उनका अंतिम संस्कार होता है, सब जो भी रीति रिवाज से होता है वो सब होता है। अब उसके बाद इस नौकरी के बदले अनुकंपा नियुक्ति के तहत घर वाले या परिवार वालों को या करीबी वाले को इस नौकरी मिलती है। विजय कुमार शर्मा की जगह उसके घर वाले को नौकरी मिलना रहती है। अब होता यूं है कि इस नौकरी के रहते 2 दावेदार, एक नीरज शर्मा और एक उनकी लड़की आयुषी शर्मा। आयुषी शर्मा भी जो थी वो 12th पास कर चुकी थी। उसके बाद जो है तो आयुषी शर्मा बोलती है कि माँ, ये नौकरी मैं करना चाहती हूँ और ये नौकरी जो है तो मुझे चाहिए, मैं इसको करना चाहती हूँ। माँ जो रहती है कि ठीक है बेटा, तुम करना चाहती हो तो तुम कर लो, मैं इसके लिए कोई मना नहीं है। हर माँ चाहती है अपना बच्चा फले फूले बड़े, आगे बढ़े, सभी माँ ये चाहती है। तो माँ जो रहती है वो उसे इजाजत देती। लेकिन जो नीरज शर्मा के भाई रहते यानी कि आयुषी शर्मा के मामा, जिनका नाम रहता है राकेश, राकेश जो रहते वो अपनी बहन से कहते कि बहन, तेरे पास तेरी पूरी अभी जिंदगी है, तेरे पास एक बच्चा है जो मानसिक रूप से अस्वस्थ है, तुझे इसका भी हमेशा ख्याल रखना है, इसके भी सब जो है तो सब चीज तुझे ही देखना है, तुझे ही देखभाल करना। और आयुषी जो है अभी 12th पास करी है और जो है तो मेहनत करके पढ़ लिख के कहीं ना कहीं काबिलियत हासिल करके कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी पा लेगी। नीरज शर्मा जो रहती है उसको अपने भाई की बात समझ आ जाती है और वो कहती है आयुषी से, ये नौकरी जो है तो मैं करूंगी, मुझे मैं कर लेती हूँ, ताकि तू तो बेटा ऐसा है कि और पढ़ लिख के अभी तो अभी 12th में एलएलबी कर और तू जो है तो पढ़ लिख के कंपटीशन की तैयारी करके तू जो है तो जज भी बन सकती है और मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरा पूरा सपोर्ट करूंगी, मैं तुझे हर कोई चीज में कमी नहीं आने दूंगी, तू मेहनत कर और पढ़ लिख कर जो है तो और बढ़िया कहीं ना कहीं नौकरी तो पा लेगी। लेकिन आयुषी जो रहती है वो पता नहीं उसके दिमाग में किसने डाल दिया था, वो जो है तो बस मुझे मेरे पापा की नौकरी मुझे मिलना थी और जो है तो मुझे नहीं मिली, मैं करना चाहती थी, वो जो है तो ये नौकरी माँ ने ले ली। तो वो अपनी माँ से भी लड़ती करती है और जो है तो बोलती है कि ये नौकरी मुझे मिलना थी, मेरे को नौकरी क्यों नहीं मिली, ये मुझे नौकरी मिलना थी। अब उसके बाद आता है जनवरी का महीना, जो कि जनवरी के महीने में आयुषी जो है तो अपनी माँ की शक्ल भी देखना, अपनी माँ का चेहरा भी देखना पसंद नहीं करती और वो जो है तो वहां से घर से माँ और उनके उसके भाई को छोड़कर चले जाती। अब यहाँ पे दोस्तों एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो विजय कुमार रहते वो काफी सक्षम रहते, घर से करोड़पति रहते। उनके जयपुर के अंदर 2 मकान रहते,
एक मकान जिसमें उनकी फैमिली रह रही थी, नया मकान जो उन्होंने बना, तो एक पुराना मकान रहता है जिसको किराए से भी नहीं देते। और उनकी जयपुर आगरा हाईवे पर करीब 5 बीघा जमीन रहती है जो करोड़ों की रहती है। करीब उस जमीन की कीमत 10 से 14 करोड़ के बीच है, उस जमीन की कीमत। तो घर से अच्छे करोड़पति लोग रहते हैं। तो जो आयुषी रहती है वो अपने नए घर से निकल के पुराने घर में रहने चले जाती है। अब आयुषी के घर के आसपास उसके और भी रिश्तेदार रहते हैं, और करीब में उसके ताऊजी रहते हैं, और ताऊजी का एक बेटा रहता है बलराम, जो कि घर के थोड़े करीब में रहते। अब ताऊजी को पता चलता है कि भाई आयुषी घर से आ गई है, और जो है तो यहाँ मेरे घर के पास में जो घर है उसमें रह रही है। तो ताऊजी आयुषी के पास जाते हैं और पूछते, बेटा तू वहां से आ गए? तो आयुषी बोलती है कि माँ ताऊजी मुझे ये नौकरी चाहिए करनी थी, और मेरी माँ ने नौकरी ले ली, और मैं जो है तो बस मुझे नौकरी करना था, और मैं मेरी माँ से लड़के और मैंने वो घर छोड़कर आ गया। अब ताऊजी जो रहते हैं वो बोलते हैं, बेटा तू लड़की है तो अकेली यहाँ नहीं रहेगी, तेरे साथ जो है तो बलराम रहेगा, यानी कि ताऊजी का लड़का। और आयुषी और बलराम की पहले से बहुत अच्छी बनती थी और पटती थी। उसके बाद कुछ दिन बीतते, सब कुछ होता है। अब आयुषी के दिमाग में जो है तो बस ये नौकरी मुझे मिलना था, मुझे क्यों नहीं मिली, मेरी माँ ने मेरा हक छीन लिया, मेरे से नौकरी छीन ली, बस ये चीजें उसके दिमाग में चल। आयुषी के दिमाग में फिर एक बात ये आती है कि मेरे पापा की मौत हुई, मेरे पापा की मौत के बाद ये नौकरी मेरी माँ को मिली। अब अगर मेरी माँ रास्ते से हट जाए, या माँ की मौत के बाद ये नौकरी की दावेदार, ये नौकरी मुझे मिल सकती, क्योंकि आयुषी का जो भाई है वो तो दिमागी जो है तो मानसिक रूप से आसुवस्त है, तो ये नौकरी तो मुझे मिलना है। तो आयुषी के दिमाग में एक ख्याल आता है कि क्यों ना अपन, माँ जो है तो आयुषी की जो माँ रहती है वो करीब 45 साल की रहती है, और काफी वक्त है भाई रिटायरमेंट के लिए या इस दुनिया से गुजरने के लिए। तो आयुषी जो सोचती है कि क्यों ना अपन अभी इस माँ को इस रास्ते से हटा दे, और जो है तो ये नौकरी अपने को मिल जाएगी। अब आयुषी के दिमाग में ये चीज चलते रहती है। आयुषी फिर जो है तो काफी सर्च करती है कि माँ को रास्ते से हटाने के लिए, या जो भी जो कि आज की जनरेशन करती है कि भाई क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। जब आखिरी में जाके आयुषी को भी लगता है कि ये चीज अपने से अकेले से नहीं है, तो उसके साथ जो उसका भाई रहता था ताऊ जी का लड़का, आयुषी उससे बोलती है कि बलराम, मैं मेरी माँ को मारना चाहती हूँ ताकि मुझे नौकरी मिल जाए। तो बलराम पहले तो बोलता है तू किसी बात करी है, तो अपनी माँ को मारना चाहती है ऐसा वैसा। तो आयुषी बोलती है हाँ मैं मारना चाहती हूँ, तो मेरा साथ देगा क्या? बलराम समझाता है, लेकिन आयुषी फिर उसके सामने एक ऑफर रखती है कि अगर बलराम तू मेरा अगर साथ देता है इस मेरी माँ को मारने के अंदर, तो जो मेरी करोड़ों की जो जमीन है 5 बीघा हाईवे पर, वो मैं तेरे और ताऊ जी के नाम कर दूंगी। अब बलराम जो रहता है वो जाता है अपने पापा के पास, मोहन स्वरूप शर्मा उनका नाम रहता है, आयुषी के ताऊ जी का, उनके पास जाता है और उनसे बोलता है कि पापा आयुषी जो है तो ऐसा ऐसा बोल रही है, तो ताऊ जी कि अगर तुम उसकी माँ को मारने में उनका साथ दोगे तो मैं ये 5 बीघा जमीन जो है वो तुम्हारे नाम कर दूंगी। अब जो है तो ताऊ जी की आंखों में चमक कि करोड़ों की जमीन आई। तो ताऊ जी आयुषी के पास जाते, बोले बेटा यार ये बलराम ने ऐसा ऐसा बोला। तो हाँ मैं बलराम को बता चुका हूँ, अगर आप मेरा साथ दोगे मेरी माँ को रास्ते से हटाने के लिए, तो मैं जो है तो ये जमीन आप लोगों के नाम कर दूंगा। तो ताऊ जी तैयार हो जाते हैं, हाँ ठीक है बेटा मैं तेरा साथ दूंगा इसके अंदर। अब उसके बाद होता ही हो कि भाई माँ को मारे तो मारे कैसे, रास्ते से हटाना। अब वो काफी प्लानिंग करते, काफी सोचते, कोई बोल कभी सोचते जहर दे के मार देते, कभी इस तरीके से मार देते, ये करते, लेकिन उसके बाद आखिरी में सबकी एक ही राय आती है कि अपन इसको एक्सीडेंट करके एक्सीडेंटल उससे मार देते, जिसमें किसी का भी नाम नहीं आएगा और ये लगेगा कि एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट से मौत हुई। सब उसमें राजी हो जाते हैं। अब होता ही हुआ कि भाई ये काम अपन नहीं कर सकते, इसके लिए कोई ना कोई और लोग होना। तो ताऊ जी जो रहते हैं उनका गांव रहता है पास में ही, वो गांव का नाम रहता है भरतपुर। तो वहां पर जाते हैं, वो बोलते हैं बेटा टेंशन मत ले आयुषी, मैं सब कर लूंगा और मैं सब ले आऊंगा लड़के वगैरह, मैं सब करता हूँ। और फिर वहां जाते हो, फिर वहां जाके अपने छर्रे जो इसकी टोपी उसके सार और सब ऐसे कामों में जो रहते हैं, तो वहां से 5 लड़के वो बोलते हैं कि भाई तुम्हें ये लेडीज है इसको उड़ाना, इसको रास्ते से हटाना है, इसको खत्म करना है। उसके बाद दोस्तों होता यूं है कि वो जो 5 लड़के रहते हैं वो तैयार हो जाते हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि जब अगर हम इसको मारेंगे तो हमें क्या मिलेगा। तो उनकी फिर जो है तो एक डिमांड होती है कि हम 7 लाख रुपए तुमको देंगे। तो बोलते ठीक है हमें पैसे मिलेंगे तो हम क्यों नहीं मारेंगे, बस क्योंकि उनका तो सब काम ही ऐसा रहता है। उसके बाद जो है तो वो
उनके साथ, ताऊ जी के साथ आ जाते हैं उनके छर्रे और जयपुर। अब उसके बाद वो जब वहाँ आते हैं तो वो रेकिंग करने लग जाते हैं कि भाई किस तरीके से कब जो है तो नीरज शर्मा घर से निकलती है, कब ड्यूटी पर जाती है और कब ड्यूटी से जो है तो लौटती है, कब मार्केट जाती है और उनके लड़के का जो मेडिकल होता है उसके लिए कब क्लिनिक जाती आती है, सब रेकिंग चलती है। अब एक दिन जो है तो सब देखने के बाद वो प्लान कर लेते हैं कि आज जो है तो नीरज शर्मा ये टाइम आएगी और अपन जो है तो वहाँ रेकिंग चलती रहती है। कुछ दूरी पर जो है तो एक थार गाड़ी खड़ी करते हो, जो जो लड़के बाइक के ऊपर रेकिंग करते रहते, इसमें 3 लड़के जो रहते हो बाइक पे रेकिंग करते और 2 लड़के थार के अंदर बैठे रहते। तो जो थार में बैठे रहते हो इशारे का इंतजार करते हैं कि एक हमें इशारा दे और हम नीरज शर्मा आए और हम उनको उड़ा दें। अब दोस्तों होता यूं है कि नीरज शर्मा जब वहां से निकलती है और जो रेकिंग करते हुए लड़के रहते हैं उसको इशारा करते हैं और वहां से थार काफी स्पीड में आती है, लेकिन वहां कुछ गाड़ी और कुछ लोग की होने की वजह से नीरज शर्मा बच जाती है और थार जो है तो काफी स्पीड में नीरज शर्मा के साइड से निकल जाती है और नीरज शर्मा बच जाए। लेकिन नीरज शर्मा को वहां एहसास हो जाता है कि जो गाड़ी आई थी थार, ये मुझे मारने के लिए आई थी। तो नीरज शर्मा काफी कुछ डर जाती है और डरने इतनी डर जाती है वो कि वो अपने कोर्ट से ड्यूटी से छुट्टी लेकर 15 दिन की और वो घर में ही रहने लग जाती है और जो है तो सब सामान वगैरह जो भी रहता है सब जो है तो बाहर से बुलाती है और जो है तो घर से के बाहर नहीं निकलती और सीसीटीवी कैमरे वगैरह लगा लेती है, जाली वाली लगा के अपने घर को सेफ कर लेती है क्योंकि उनको एहसास हो जाता है कि मुझे कोई मारना चाहता है। अब जो है तो काफी टाइम होने के बाद आयुषी देखती है और जो उनके ताऊ जी और ताऊ जी का लड़का और जो उनके जो 5 ताऊ जी के छर्रे रहते हैं वो सब देखते हैं कि भाई क्या बात है, ये तो अब निकल नहीं रहे, अपन कैसे वो करेंगे। तो किसी तांत्रिक, आयुषी जो रहती है किसी तांत्रिक तांत्रिक के पास जाती है और उससे जो है तो कुछ कराती है और जो है तो जो लड़के रहते हैं उनसे जो है तो घर में नींबू और पत्थर और पता नहीं क्या क्या जो है तो फेंकवाती है, लेकिन कुछ नहीं होता। उसके बाद जो है तो ये बोलते हैं कि इससे तो कुछ नहीं होगा, फिर उनकी रेकिंग वगैरह चलते रहती है। अब आता है दोस्तों 3 जुलाई का दिन, आज से कुछ दिन पहले, जब जो है तो नीरज शर्मा का लड़का जो मानसिक रूप से अस्वस्थ है उसका मेडिकल, उसका फिजियोथेरेपी के लिए उन्हें क्लिनिक लेके जाना पड़ता है और क्लिनिक भी जो है तो घर के पास में ही रहता है। अब वहाँ जो लड़के हैं उनकी रेकिंग चलती रहती है। अब उस दिन जो है तो नीरज शर्मा घर से बाहर निकलती है। क्यों? क्योंकि नीरज शर्मा की मजबूरी रहती है कि भाई उनके जो हस्बैंड है वो भी गुजर चुके। आयुषी जो है वो नाराज होकर दूसरे घर में रहने लगी है और जो है तो उनके लड़के को मेडिकल के लिए कोई ले जा नहीं सकता, इसलिए नीरज शर्मा जो है तो बाहर निकलती है। अब जो रेकिंग करते रहते लड़के वो देखते हैं कि नीरज शर्मा बाहर आई है और उनके लड़के को लेकर, तो वो फोन लगाते हैं कि नीरज शर्मा जो है तो बाहर है। फिर वो खबर आयुषी को लगती है, आयुषी देखती है, आयुषी को पता लगता है कि माँ जो है तो आज बाहर आई है और बाहर आने के लेकिन साथ में अपने उसके भाई, आयुषी के भाई को लेकर के आई है और मेडिकल चेकअप के लिए लेकर क्लिनिक जा रही है। अब जो है तो वो बोलते हैं कि अगर हम अपन इनको अगर अभी मारते हैं तो साथ में जो है तो आयुषी का भाई वो भी मर सकता है। तो आयुषी जो रहती है फिर जब माँ क्लिनिक पहुंच जाती है तो आयुषी जो है तो माँ को फोन लगाती है कि माँ मुझे तुमसे बात करना है और अब भी तुमसे बात करना, मुझे अभी तुमसे मिलना है, तुम 5 मिनट के लिए मेरे पास आओ, मेरे को तुमसे बात करना है, मेरे घर आओ। तो वो बोलती है उसकी आयुषी की माँ की बेटा मैं तेरे भाई का चेकअप करवाने के लिए मेडिकल क्लिनिक पर आई थी और यहाँ जो तो आयुषी यहाँ चेकअप चल रहा था। आयुषी जो रहती है, आयुषी उसकी माँ से बोलती है कि माँ सिर्फ 5 मिनट के लिए आ जाओ, भाई का चेकअप तो अभी 1-1.5 घंटा चलेगा, तो आप सिर्फ 5 मिनट के लिए मुझे अर्जेंट बात करना, तुम आ जाओ। तो माँ जो रहती है कि पहली बेटी नाराज है, चलो आज मुझे बुला रही है तुम्हें, चले जाते हो उसके पास मिलने। लेकिन यहाँ तो आयुषी का कुछ और प्लान था। ठीक है, उसके बाद होता यूँ है कि माँ जो रहती है वहाँ से निकल जाती है आयुषी के पास जाने के लिए। अब वहाँ जो रेकिंग करते लड़के रहते हो कुछ ही दूरी पर। अब दोस्तों होता यूँ है कि पहले ये थार लेते जिससे मारने की कोशिश करते, लेकिन वो जो नीरज शर्मा रहती है वो बच जाते। लेकिन अब इनको ये मालूम रहता है कि अब जो है तो गाड़ी जो है तो इन्होंने देख ली और इनको एहसास होगा कि सीसीटीवी कैमरे लगाना करना कि इसको इनको नीरज शर्मा को फिर से ना पता लग जाए कि ये गाड़ी जो है तो मुझे मारने के लिए आया, वो सतर्क हो। तो ये गाड़ी चेंज करते हैं, एक गाड़ी लेके आते रेंट पे, व्हाइट कलर की स्कॉर्पियो। अब कुछ दूरी पे वो स्कॉर्पियो खड़े रहती है और जो रेकिंग करते लड़के वो खड़े रहते हैं। उसके बाद जब वो नीरज शर्मा बाहर आती है क्लिनिक से, वो निकलती है तो वो जो है तो स्कॉर्पियो को इशारा करते और स्कॉर्पियो जो है तो कुछ ही दूरी पे खड़ी रहती।
और काफी स्पीड 100-120 की स्पीड में करीब आती है और नीरज शर्मा को उड़ा देती है। वहां पे 2 लोग और रहते जो मरते मरते बचते, वो कुछ घायल हो जाते। नीरज शर्मा करीब 100 फीट ऊपर उड़ती है और जब वो नीचे गिरती है तो उनकी मौत हो जाती है। अब जो वहाँ पे कुछ आसपास के लोग जो थे नीरज शर्मा को जानते कि भाई यहाँ रहती थी और इनका जो है तो पोर्टमैन की नौकरी थी और ये जो है तो आती आती थी, तो सबसे पहले आयुषी को बुलाते। तो आयुषी वहाँ आती है और आयुषी आने के बाद सबसे पहले अपनी अपने मामा को फोन लगाती है। मामा मामा, मम्मी का ऐसा ऐसा हो गया और जो है तो बस तुम आ जाओ, और मम्मी अब नहीं रही करके फोन लगा के काट देती। अब जो है तो वहाँ से बॉडी को नीरज शर्मा को जो है तो हॉस्पिटल ले जाया जाता है और वहाँ पे डॉक्टर भी मृत्यु घोषित कर देता है। और उसके बाद में जो है तो उनका पीएम होता है और पीएम होने के बाद उनको जो गांव रहता है उनका भरतपुर, वहाँ पर उनको अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाता है। उसके बाद होता यूं है कि जिस दिन अंतिम संस्कार रहता है उस दिन आयुषी के मामा यानी कि राकेश, वो आयुषी के हाव भाव को देखते हैं कि भाई आयुषी जो है तो ऐसा कुछ दुख दिख नहीं रहा है कि भाई माँ चले गई और अभी कुछ दिन पहले पापा भी चले गए हैं। तो उनको कुछ शक होता है, भाई माँ चले आना जाहिर सी बात है। फिर जो है तो उनको पूरी बात मालूम रहती है कि अपनी माँ से लड़के एक अलग घर में चले गई थी और ये नौकरी पाना चाहती थी अपने पापा की जगह जगह पर, लेकिन ये इसको मिल जाती है इसकी माँ को, तो ये जो है तो नाराज होकर घर से भी चले आती है। तो वो जो है तो जयपुर के जो थाना रहता है वहाँ पे पुलिस को फोन लगा के बोलते हैं कि सर ये मुझे जो है तो एक्सीडेंटल केस नहीं लग रहा, ये मुझे कुछ और साजिश लग रही है। और ये जो है तो आयुषी के बारे में पूरी बात बताते हैं कि आयुषी का के ऊपर मुझे शक है कि ये इसका जो है तो इसकी माँ से ऐसा ऐसा हुआ था। और जो है तो अब भाई जो आयुषी की माँ रहती है वो गवर्नमेंट नौकरी में रहती है, जाहिर सी बात है पुलिस तुरंत एक्शन में आती है। और फिर जो है तो वहाँ के जो सीसीटीवी कैमरे की जब फोटो पुलिस निकालती है, तो फोटो जब निकालती है तो जो स्कॉर्पियो ने जिस वक्त नीरज शर्मा को धोखा उड़ाया उस वक्त दोस्तों वहां पर जो है तो आसपास में ना तो कोई गाड़ी रहती है ना कुछ लोग रहते हैं कि जो है तो गाड़ी आसानी से निकल सकती थी। वो नीरज शर्मा तो रोड के कॉर्नर पे चल रही थी, तो कोई गाड़ी नहीं रहती, रोड पूरा खाली रहता है और उसके बाद भी जो है तो नीरज शर्मा को वो उड़ा देती। तो यहाँ पे पुलिस को फिर पूरा डाउट होता है। उसके बाद और फोटो और दूसरे सीसीटीवी कैमरे को चेक करती है पुलिस, तो उसके अंदर जो लड़के रेकिंग करते रहते हैं वो दिखाई देते। ये लड़के जो है तो यहाँ खड़े और जैसे ही नीरज शर्मा का एक्सीडेंट हुआ तो वहां से बल्कि पलट के देखने के बजाय निकल जाते। एक रोड पे रहता और अगर किसी एक्सीडेंट होता है तो वो पलट कर देखता है कि भाई क्या हुआ, नहीं रुके लेकिन देखता जरूर है। तो वो जो है तो यहाँ से निकल जाते हैं। और उसके बाद फिर एक जो जो स्कॉर्पियो जो ठुकाई थी वो आगे से कुछ खराब भी हो गई थी और वो जो है तो एक जगह लवारिस पड़े रहती है। अब जो है तो पुलिस जो रहती है उस नंबर को चेक करके उसका जो ऑनर रहता है स्कॉर्पियो को उसके पास पूछती है कि भाई ये स्कॉर्पियो तुम्हारी 3 जुलाई को कहाँ पर, तो बताता है कि ये स्कॉर्पियो मैंने रेंट पे दिया था जो है तो मोहन स्वरूप शर्मा को 35,000 में मैंने इसको रेंट पर दिया था। अब जो है तो पुलिस जो है तो सीधे उसको उठाती है आयुषी के ताऊ को, क्योंकि जो ऑनर रहता है वो बोलता है कि मैंने इसको रेंट पे दिया था। अब उसको उठाती है और फिर जब उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो फिर वो जो है तो पूरी कहानी बताता है। उसमें उसका लड़का बलराम भी रहता है और जो है तो वो 5 जो उनके छर्रे रहते हैं जिन जो सुपारी किलर, उनको भी पुलिस उठा ले। तो जब पुलिस जो आयुषी को लेने के लिए उसके गांव यहाँ पे अंतिम संस्कार हुआ था भरतपुर जाती है और आयुषी से बोलती है कि आपसे कुछ पूछताछ करनी है, आप हमारे साथ चलो। तो आयुषी जो है तो एलएलबी की पढ़ाई कर रही होती है, तो आयुषी जो है तो अपना वहाँ कानून झाड़ने लगती है कि मैं आपको जो है तो आप मुझे नहीं ले आ सकते और बीएनएस की धारा और जो भी रहता है। तो पुलिस वहाँ का जब माहौल देखती है और सब देखती है तो बोलती है कि आप सिर्फ थोड़ी देर के लिए आप थाने चल दो, वहाँ आपसे नॉर्मली बयान लेना, एक्सीडेंटल केस है, उसके बाद हम आपको छोड़ देंगे। तो आयुषी जो रहती है वो तैयार रहती है। अब जब पुलिस आयुषी को गाड़ी में बिठाती है तो गाड़ी वहाँ से चालू करके सीधे कहीं भी नहीं रोकती और सीधे जयपुर के थाने में रोकती है। और फिर जब वहाँ पे आयुषी को उतारती है और फिर थाने के अंदर लेके जाती है और अंदर एक रूम रहता है यहाँ पे उसको लेके जाती है, तो आयुषी के तेवर जो रहते हैं वो थोड़े से कम हो जाते हैं। तो आयुषी जब वहाँ देखती है उसके ताऊ, उस ताऊ का लड़का और जो 5 जो सुपारी किलर रहते उन सबको देख के, चारों सुपारी किलर उनको देख के आयुषी जो है तो अपने देवर थोड़े ठंडे हो जाते। उसके बाद फिर पुलिस पूछती है कि बताओ आयुषी तुमने क्यों अपनी माँ को मारा। तो आयुषी बताती है कि मैंने ये नौकरी जो थी मुझे मिलना थी मुझे नहीं मिली, और अगर मेरी माँ रास्ते से हट जाती तो मुझे ये नौकरी मिल जाती। तो दोस्तों इस कहानी में हमें एक चीज़ सीखने को मिलती है कि कैसे अपने रिश्ते को तार तार हो जाना और एक
अपनी माँ, आयुषी की माँ, जिसने उसे जन्म दिया, अपनी कोख में 9 महीने रखा और फिर उसे इस दुनिया में लाया और उसकी परवरिश करी और उसको बड़ा किया, और उसने उसी की जान ले ली। और एक चीज और दोस्तों, यहाँ पे मैंने देखा कि कुछ साल पहले आयुषी के पिताजी का चले आना, फिर आयुषी का अपनी माँ को इस दुनिया से खत्म कर देना, इस और आयुषी का जेल चले जाना। अब जो उनका, आयुषी का जो भाई है, वो जो है तो दिमागी उससे अस्त थे, मानसिक रूप से अस्त थे। तो अब उसका क्या होगा, क्योंकि आयुषी भी जेल चले गई है और जो है तो ना माँ ही ना पिताजी रही है। तो आपका इस कहानी और इस केस में क्या कहना है, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसी कहानी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे पेज को फॉलो जरूर करें। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद।